In previous class, we studied about the glory of India, glorious India, why it was glorious mentioned in the previous time, and afterwards we have studied that Maurya dynasty that one established by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya's successor accepted by Bindusar. ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था जिसने उसके बाद में उसके थ्रोन को एक्सेप्ट किया और उसके एम्पायर को आगे बढ़ाया। जो इसको सबसे इजी वे में लर्न करने का एक तरीका है, जैसे चंद्र और उसका बिंदु, चंद्र बिंदु के अकॉर्डिंग आप इसे लर्न कर सकते हो। इसके अंदर क्या हुआ कि जो इसकी डायनेस्टी चली थी, बिंदुसार ने इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, ज़्यादा इसका कुछ इफ़ेक्टिव हमारे पास मैटर नहीं था। सबसे बड़ा इसका एक ही चीज़ था कि जब उस टाइम के जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, इसे अमिथ्रोचेट के नाम से एक उपाधि इसे दी गई थी और इसने अपना जो फादर का एरिया था उसको एक्सपेंड करके जो साउथ वाला एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ से छूट गया था या इन्वेजन के एरिया में नहीं आया था, वो एरिया इसने कवर किया था। यही इसकी जो स्पेशलिटी थी। और इसके बाद में जो बिंदुसार का बेटा था अशोका द ग्रेट किंग, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अशोका के बारे में आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस इसके हैं, पिलर एडिक्ट्स इसके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसने, बहुत सारे बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किया। अगर हम कहें तो मौर्य डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो सबसे पावरफुल किंग हुआ वो यही हुआ था। ही वॉज टाइटल्ड बाय देवानाम प्रिया और देवा प्रियदर्शिनी। ये टाइटल उसे दिए गए थे उस टाइम पर उसके जो काम थे और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखते हुए। इसका एम्पायर अगर हम कहें, जो इसका एक्सपेंशन अगर हम कहें तो इसका एक्सपेंशन एंटायर इंडिया में हो चुका था, क्योंकि लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने कवर किया था। आफ्टरवर्ड हिज सन साउथ इंडिया का जो एरिया कवर नहीं हो पाया था उसने कवर किया और जो बचा हुआ था उसको इसने कवर किया, एक्सेप्ट तमिलनाडु। ओके, इसकी लाइफ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक किस्सा कहा जाता है जिसने इसका पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया था, माइंड ही चेंज कर दिया था। अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो उसका भी फर्स्ट मोटो क्या था? ही वॉन्ट टू कॉन्कर कंप्लीट इंडिया। पूरा इंडिया वो चाहता था, पूरे इंडिया को वो कवर करना चाहता था। और रीज़न भी यही था, सेम जो हमारा अशोका था, अशोका की भी यही नीति अगर हम कहें तो वो भी इंडिया के ऊपर रूल करना चाहता था। इंडिया का बहुत अधिक हिस्सा उसके पास था भी। कलिंगा के इन्वेजन के टाइम पे जब उसने देखा कि लगभग 1 लाख जो सोल्जर्स थे वो मर गए थे और जो चारों तरफ जो हार्ट को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत डिप्रेसिव कंडीशन आ जाती है, वो अशोका के साथ में हुई। इतनी सारी डेथ्स उसने एक साथ में देखी थी। ही वॉज टोटली चेंज्ड आफ्टर द कलिंगा युद्ध। व्हाट हैपन? ही वोड दैट आई विल नेवर कैरी वेपन अगेन इन माई लाइफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिप्रेसिव कंडीशन ऑफ ऑल द किलिंग सोल्जर्स। क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ आई थी कि जितने भी हम ये युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं, अटैक्स करते हैं, हाउ एंड देन व्हाट हैपन, वी हैव टू सीन द विक्ट्री इन प्लेस ऑफ सोल्जर्स डेथ। ये जब इन्वेजन हुआ कलिंगा के अंदर, जब उसने ये एक प्रतिज्ञा ली थी, ही वोड टू नॉट कैरी वेपन इन फ्यूचर लाइफ। ही वॉज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ रिलीजन and at that time he was influenced by शर्मन घोष और उपगुप्ता। उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म के अंदर धर्म घोष को एक्सेप्ट किया, जो एक ब्रांच है बौद्ध रिलीजन के। ठीक है, बौद्ध धर्म को इसको एक्सेप्ट करने के बाद में इसके माइंड में एक चीज़ और आई कि भैया बौद्ध धर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे इन प्रीवियस टाइम प्रीचर्स वर देयर, हमारे यहाँ पर गुरु होते थे, टीचर होते थे जो हमें नॉलेज देते थे।
उसी नॉलेज के बेसिस पे हम उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, पहले इंटरनेट, मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि आपने एक शेयर किया और लाखों लोगों के पास में वो न्यूज़ और वो प्रीचिंग और वो मॉरल वैल्यूज़ पहुंच जाते थे। वहाँ उस टाइम पर आपको अगर किसी के पास अपने मॉरल वैल्यूज़ पहुँचाने हैं, टीचिंग्स पहुँचानी है, रिलीजियस एस्पेक्ट को और रिलीजियस मैटर को अगर आपको बहुत ज़्यादा फैलाना है तो पर्सनली आपको वहाँ पर जाकर बताना पड़ेगा। और ये उस टाइम पर पॉसिबल होता था, जो रिलीजियस यात्रा हुआ करती थी, पिलग्रिमेज होते थे, उसके थ्रू उनको पहुँचाया जाता था। अब सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे उन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो व्हाट ही डिड, ही रिड्यूस टैक्स ऑन बोध गया एंड लुम्बिनी। वहाँ पर जाने के लिए जो टैक्स फाइल हुआ करता था उसने उसको हटा दिया, ताकि जो भी प्रीचिंग्स है, जो भी मॉरल वैल्यूज़ है, लोगों तक पहुँचे। सेकंड, जो इसके अंदर इसने एक धर्म के बारे में बताया है। धर्म इज़ एक्चुअली धर्मा। धर्म के अंदर क्या बताया गया है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, हमारी टीचिंग्स क्या है, ये चीज़ इसके अंदर बताई है कि जो मॉरल, द आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड धर्म। ओके, इसके अंदर क्या क्या होगा, वेलफेयर ऑफ एवरीवन। अब जब ये कलिंगा युद्ध से इतना बहुत बुरी तरह से डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में आ गया था, बौद्ध धर्म को इसने एक्सेप्ट किया, तो जैसे उस टाइम पे था बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आप चले जाओ, तो ये चीज़ इसके अंदर मेंशन की है, वेलफेयर ऑफ एवरीवन, कि हर किसी के लिए अच्छा सोचो, थिंक गुड फॉर एवरीवन, सच बोलो। चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान करो आप, और फ्री ऑफ एविल्स, कोई भी बुराई है उसको अपने अंदर से हटा दो। नॉन वायलेंस मीन्स आपको हिंसा नहीं करनी है। रेस्पेक्ट ऑल्डर्स, अपने जो पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, एल्डर हैं, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ उसने अपनी रॉक एडिक्ट में भी मेंशन किया, दैट वन इज़ 5 और 7। कहने का मतलब ये है कि पुराने टाइम पर जो हमारे राजा होते थे वो हमारे रोल मॉडल होते थे, जैसी राजा वैसी प्रजा, सुना होगा आपने। तो जो राजा है उसने लोगों के सामने एक रोल प्ले किया था। आफ्टर कलिंगा युद्ध उसने यही दिखाया लोगों को कि होल एंड सोल लाइफ का एंड अगर होना है तो विद रिलीजन ही होना है, ये फैक्ट है। और यही फैक्ट लोगों को समझाने के लिए उसने जो ये पिलग्रिमेज थी उसको टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि जितना अगर ये पिलग्रिमेज होती है टैक्स फ्री रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे और उसकी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत से लोगों को जानने को मौका मिलेगा और उनकी जो प्रीचिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। तो सबसे बेटर क्या होगा उस टाइम पर, अगर मॉरल वैल्यूज़ आपके पास में है, प्रीचिंग आपने अपना स्प्रेड कर दिया, तो होल एंड सोल इस चीज़ को, जो ये कलिंगा युद्ध हुआ था, ये दोबारा नहीं होगा, हुआ भी नहीं, ये लास्ट इसका था। इसके बाद में इसने कोई इन्वेजन नहीं किया था, बुद्ध की शरण में चला गया, ये चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। आफ्टरवर्ड्स इसने बुद्धिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट वन इज धम्मा, DSB। लेटर ऑन वी विल डिस्कस हियर, ओके। In Ashoka's Dhamma, that one is very important. I told you previously also. What is Dhamma? That one is totally based on moral values, rituals. That one is mentioned in Rock Edict first. What? You can't kill animal. Previously what happened, before going any pilgrimage, you have to kill an animal. एक जानवर को आपको मारना पड़ता था, या रास्ते में आप विहार में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप जानवरों को मार देते थे, क्योंकि पुराना राजाओं का शौक हुआ करता था शिकार करना। तो अशोका ने इस चीज़ को टोटली बैन कर दिया कि आप अगर पिलग्रिमेज एरिया में जा रहे हो तो आप वहाँ पर जाने से पहले और जाने के दौरान बीच में किसी भी एनिमल को नहीं मारोगे। इस पे उसने टोटली बैन कर दिया था। उसके बाद में जो उसने धम्म यात्रा की थी कि भाई धम्म यात्रा आपको करनी है, आप ट्रैवल करोगे बुद्धिस्ट एरिया में, वहाँ पर वहाँ के जितने भी मठ हैं उसके अंदर जो प्रीचिंग्स आपको लेनी है, जो टीचिंग्स आपको लेनी है, उसको आप प्रोपागेट कैसे करोगे। अशोका के जो विहाराज हैं, ये जो ट्रैवल करना था बुद्धिस्ट और विहाराज के अंदर,
वो इसके अंदर बताया गया था कि मठों के अंदर जो बौद्ध प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे आपको किस तरह की जो मॉरल वैल्यूज़ की टीचिंग लेनी है, उसे प्रोपेगेट करना है। क्योंकि जो पुराने टाइम पे होते थे हमारे धर्म गुरु ही होते थे। जैसे आज के टाइम पे आपको आपका टीचर समझाता है कि वॉट एवर इज़ गुड, वॉट एवर इज़ बैड, एंड प्रीवियसली दैट ऑल दिस धर्म गुरु दे टोल्ड अस द राइट पाथ। जो हमें वो समझाते थे सत्य असत्य और जो बेस्ट हमारा रास्ता होता था वो ही हमें समझाते थे, और उन्हीं के द्वारा समझाया हुआ रास्ता ही हम एक्सेप्ट करते थे। इवन किंग्स ऑल्सो। उसने ये भी कहा कि बिफोर धर्म मीन्स धर्म यात्रा पर अगर आप जा रहे हो, किलिंग आपने बैन कर दी है, वहाँ पर जो बौद्ध टीचर्स हैं उनकी प्रीचिंग्स आपको लेनी है, उनको आपको प्रोपेगेट करना है। आफ्टरवर्ड्स आपको वहाँ पर जो ब्राह्मण्स होते थे, जो वीक और लोअर कैटेगरी के लोग होते थे, जो सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, यू हैव टू गिव देम चैरिटी। उनको कुछ ना कुछ आपको दान देना होता है। तो जो चैरिटी है वो पुराने टाइम से चली आ रही है और आज के टाइम में भी स्टिल कंटिन्यूड है। अब हम अनुसंधान की बात करें, व्हाट इज़ अनुसंधान एक्चुअली? अनुसंधान के अंदर अशोका ने जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, दैट वन इज़ प्रदीक्षास, रजुकास एंड युक्तास। इनको उसने एक ड्यूटी दे रखी थी कि आपको हर 5 साल से क्या करना है, जो रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ है, जो टीचिंग्स आपने देखी है, सुनी है, समझी है, उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यात्राएं करनी है, और उन यात्राओं के दौरान जो भी आपको मिलता है उनको आपको ये मॉरल वैल्यूज़ जो धर्म से रिलेटेड है, रिचुअल्स है, ट्रूथ है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, चैरिटी, मॉरल वैल्यूज़, वो आपको लोगों को बतानी और समझानी है। इसके लिए उसने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है। नाउ धम्म महामात्रा, इनका भी यही काम था। इनका क्या काम था? इनका भी जो रिलीजियस फैक्टर है उसको लोगों के अंदर क्रिएट करना था। हाउ? वेलफेयर, चैरिटी, रिलीजन प्रिजनर, जैसे उस टाइम पर भी ये जो चोर होते थे, डकैत होते थे, उनको कैदियों की तरह रखा जाता था, लेकिन उनको भी टीचिंग दी जाती थी मॉरल वैल्यूज़ के लिए। जैसे आजकल हमने भी देखा है कि हमारे यहाँ पर जो जेल है, सेलुलर सिस्टम है, उसके अंदर लोगों को काम करने को भी दिया जाता है। ये नहीं है कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया, एक अंधेरी कोठरी है, वैसा कुछ नहीं था। उनको रिलीजियस प्रीचिंग दी जाती थी। उनका जो माइंड होता था उसको चेंज करने की कोशिश की जाती थी। इफ़ दे आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे, इफ़ दे एक्सेप्टेड ऑल दीज मॉरल वैल्यूज़, देयर टेन्योर मीन्स उनकी जो सज़ा होती थी वो कम कर दी जाती थी। आफ्टरवर्ड्स व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? इफ somebody in this prisoner, then what will happen with their family? So all these dharma mahamatra accepted their families financial condition. They have to take all the responsibility of their family. क्लियर ना? कहने का मतलब ये है कि जो धर्म है उसके अंदर अशोका एक्चुअल में क्या समझाना चाहते हैं। आज के टाइम पे सच्चाई, ईमानदारी है, और जो हमारा मॉरल कैरेक्टर है धीरे धीरे जो डेड होता जा रहा है। पहले जो मॉरल कैरेक्टर था, आज जो मॉरल कैरेक्टर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ अपने आप को वेटेज देते हैं, दूसरे को वेटेज नहीं देते। और ठीक यही चीज़ इसमें बताया गया है कि पुराने टाइम पर ये व्हाट्सएप मोबाइल नहीं होता था कि भाई एक शेयर किया और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लाखों लोगों के पास पहुंच गई। सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था। तो अशोका ने उसके लिए ये जो मेंबर्स थे उनको डिपार्टमेंट दे रखा था कि उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू आप हर जगह जाओ। अशोका का सबसे मेन मोटो ये था कि वो बौद्ध धर्म को हर जगह फैलाना चाहता था। उनकी प्रीचिंग्स हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ है, वो चाहता था कि हर किसी को पता लगे कि व्हाट एक्चुअली बुद्धिज्म है। बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण में जाने के बाद में सब कुछ ठीक कैसा हो जाएगा। जो हमारा लाइफ का लास्ट डेथ पॉइंट होता है, वहाँ जाने के बाद में हमें ये इस चीज़ का एहसास होता है। सपोज़ हम पूरी लाइफ ये अच्छे से एंजॉय किए, हमने बहुत से लोगों को दुखी भी किया है, अपने खुद के मतलब के लिए हमने दूसरों को परेशान भी किया है, बट एट द लास्ट डेड पॉइंट
हमारी जो माइंड के अंदर जो मूवी चलती है ना, वो एकदम रिवर्स में चलती है। आई डिड दिस रॉन्ग, आई डिड दिस रॉन्ग, आई डिड दिस रॉन्ग, नाउ व्हाट आई डिड इन द मॉरल वैल्यूज, नथिंग। तो हमने कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है कि ये धर्म के थ्रू उस टाइम पर धर्म की जो एक रूट थी उसको क्रिएट किया था, जो बाद में जाकर एक बहुत बड़ा सा पेड़ बनी थी। नाउ रॉक एडिक्ट्स के अंदर जो अशोका ने अपनी जितने भी वैल्यूज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मेंशन किए हैं। उसके जितने भी मोस्ट ऑफ द रॉक एडिक्ट वाज इन मेंशन इन ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन जो ये मनसेरा और सहबाजगढ़ा, ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ये सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शन है जो खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं, जिसे सक्सेसफुली जेम्स प्रिंस ने पढ़ के बताया था और इसके बारे में इन्होंने डिटेल आगे मेंशन भी किया था। रॉक एडिक्ट के बाद में जो अशोका के सक्सेसर हैं, कि अशोका के बाद में कौन कौन आए जिन्होंने उसका रूल हैंडओवर किया, संभाला, और उसके अंदर थे इसके कुनाला और वृहसेना। कुणाल था जो ब्लाइंड था, तो वो अपने राज्य के स्टेट को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था, और जो वृहदसेन था इसने गंधार को आगे और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। लास्ट में अगर हम बात करें, जो लास्ट मौर्य डायनेस्टी का सक्सेसर था वो था बृहदहस्त्र। बृहदहस्त्र असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र एक जो ब्राह्मण था, उसी की कमेटी के अंदर था, उसने इसको मार दिया और उसको मारने के साथ ही मौर्य डायनेस्टी का एंड हो गया था। और पुष्यमित्र ने अपने जो सुंगा डायनेस्टी है, उसके बाद में यहाँ से सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, मतलब किस तरीके से उसने यहाँ पर रूल किया था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना पावरफुल था, ये चीज़ हम इसके अंदर आगे मेंशन करेंगे। अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर उसने अपनी पूरी जो एम्पायर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। दैट वन इज सेंट्रल, प्रोविजनल एंड सिटी। उसके अंदर भी उसने एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ था। जैसे कि आज हम अपने इंडिया का डेमोक्रेसी देखते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हर सब्जेक्ट वाइज या हर विभाग वाइज हम कहें तो एक अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किया होता है, वो उसी मैटर को और उसी अफेयर को देखता है। ठीक उसी तरह से ये चीज़ें भी अशोका ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो की थी, और वो काफ़ी पावरफुल इसी वजह से रहा था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा था, और वही एक आखिरी राजा था अपने एम्पायर के अंदर जिसने इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल किया था इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो उसमें सेंट्रल के अंदर उसने डिवाइड किया था तीर्थ, जो डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट के ऊपर आज के टाइम पे होता है, और उसके बाद में जो महामात्य होता था वो एज ए जो प्रेसिडेंट हमारा रिसेंटली काम कर रहा है उस तरीके से काम करता था। उसको युक्ताज और उपयुक्ताज के नाम से भी जाना जाता था। समाहत्रा, जो आज के टाइम पे उस समाहत्रा का काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, पैसों को इकट्ठा करना था, जो भी टैक्सेस उसके पास आते थे उसका कितना खर्चा हुआ वो सारी की सारी डिटेल उसके पास जमा होती थी। जो आज के टाइम पे हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम कर रहा है उस लेवल पे काम हुआ करता था। और उसका ये काम भी होता था कि ये हमारा जो बजट बनाना है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कि किस चीज़ में कितना उसने खर्चा किया है और कौन सी जगह से उसे कितना टैक्स मिला है, ये सारी चीज़ें ये समाहत्रा के थ्रू की जाती थी। समाहत्रा एज ए मिनिस्टर के थ्रू की जाती थी। उसके बाद में जो ये था संविधाता, इसका काम क्या था, ट्रेजरी और ग्रेनरी का काम, मतलब ये जो गेहूं वगैरह है इनको इकट्ठा करना, जितना भी ये ग्रेनरी का सामान है कहाँ से आएगा, कितना आएगा, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा का सारा काम समाहत्रा के थ्रू किया जाता था। फिर सीता घोष, इसका काम था एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी काम होता था वो इसके थ्रू किया जाता था, मतलब एग्रीकल्चर का सारा काम इनके थ्रू ही होता था। इनका जो जैसे इसने अलग अलग डिपार्टमेंट सबको बांट रखा था। फिर पानी घोष, इसके अंदर ये करते थे ट्रेड और कॉमर्स का काम, जो मंत्रियों का काम इसने डिवाइड कर रखा था।
इनका काम था व्यापार से संबंधित जो भी काम है, जो भी अफेयर्स है, जो भी ट्रीटीज़ है उनको मेंशन करना। फिर सूत्रधक, इसके अंदर इनका टेलरिंग का काम था। टेलरिंग का बिजनेस जैसे आज हमारे भी होता है ना, ठीक उसी तरह से टेलरिंग का जो काम था वो इस मंत्री के हाथ में होता था। फिर है लूणाध्यक्ष, इसका काम क्या होता था, स्लोटर हाउसेस, जो बूचड़ खाने होते थे कि किसके अंदर कितने जानवर गए हैं, कितने कटे हैं, मतलब ये सारा का सारा काम इसका होता था। विविधाध्यक्ष का क्या काम था, जो भी पास्चर लैंड है, जो चारागाह की ज़मीन कितनी है, किस एरिया में है, ये उसका काम हुआ करता था। फिर लास्ट में है अत्विका, जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था कि जंगल कितना एरिया में फैला हुआ है, जंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो इनका काम था। कहने का मतलब है अशोका का जो डिवीज़न था 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया था। सेंट्रल पार्ट में उसने इतने मिनिस्टर्स को अलग अलग काम बांटा हुआ था। नाउ मूव टू द प्रोविजनल, इसके अंदर जो मगध स्टेट है उसको किस तरीके से उसने बांटा था, क्योंकि पहले जो स्टेट थे वो प्रोविंसेस के बेसिस के ऊपर रूल होते थे। प्रोविंसेस के बेसिस पे कैसे, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर अशोका सिर्फ अकेला, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, पूरे के पूरे इंडिया की हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर पंचायत समिति और ये छोटे छोटे गांव हैं, इनको तो नहीं देख सकते, या वो पर्सनली आके उनको हैंडल तो नहीं कर सकते, कहाँ पर किस इशू को कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने क्या किया, डिवीज़न किया, जो प्रोविंसेस थी उनको डिवाइड किया, और इन प्रोविंसेस को जो संभालते थे उनको आर्यपुत्रा और कुमारा के नाम से जाना जाता था। ओके, अब इनको डिवीज़न किस तरीके से किया, मगध का इन्होंने 5 पार्ट्स में किया है। यहाँ पर उत्तर पथ जिसे तक्षशिला का एरिया आया था, इसमें कलिंगा जिसमें उड़ीसा और तौसीला वाला एरिया आया था, दक्षिणांत जिसके अंदर स्वर्णगिरी वाला एरिया आया था, और इस साइड में उज्जैन और अवंती वाला एरिया आया था, और मिडिल मगध ये था ही। कहने का मतलब इन्होंने जो डिवीज़न किया था सेम उसी तरह से डिवीज़न आज हमारे डेमोक्रेसी के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर है, कमेटी के अंदर है। ठीक है, अब हम देखो इसके हेड होते थे, प्रोविंसेस के अंदर जो हेड होते थे उनको क्या कहते थे, वैश्य या आहार। ओके, उसके बाद में आएगा स्थानिक। ये वैश्य और आहार का क्या काम था, जो आज के टाइम पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और डिस्ट्रिक्ट हेड का था ना, ठीक उसी तरह से ये अपने डिस्ट्रिक्ट और एरिया वाइज जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको खुद शूट आउट करते थे। और उसके बाद में इसने डिवीज़न किया गोपा, मतलब 10 गांव का एक ग्रुप बना दिया, उसके अंदर इसको जो संभालने वाला था उसे गोपा नाम दे दिया। ये 10 गांवों को संभालता था, उसका हेड होता था। आफ्टरवर्ड प्रदेशहिरी, इसका काम क्या था, जो गोपा ने और इसने जो काम किया है इन दोनों के कामों को चेक करना और टैली करना कि इन्होंने जो भी काम किया है वो प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं किया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सिटी। सिटी के अंदर अगर हम आए तो इसने सिटी के अंदर 30 मेंबर्स को जो काम दिया था, 30 मेंबर्स की जो कमेटी थी, और हर कमेटी का जो ग्रुप था उसके अंदर 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ओके, इन 5 मेंबर्स का जो काम था, फर्स्ट इंडस्ट्रीज और स्कल्पचर का काम चेक करता था, सेकंड फॉरेन अफेयर्स और जो फॉरेन से आने वाले जितने भी लोग थे उनकी एंट्रीज रखता था, थर्ड रिकॉर्ड ऑफ डेथ और बर्थ, जो डेथ का और बर्थ का रिकॉर्ड हुआ था अशोका के टाइम से ही हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है और जो आज भी कंटिन्यू है। ट्रेड और कॉमर्स जो 4th कमेटी थी कि व्यापार हमें किसके साथ में करना है और हमारी ट्रीटीज़ कितनी है। नेक्स्ट वन इज़ जो 5th वन में था, जितने अभी सेल हुआ है, सामान खरीदा और बेचा गया है, उसके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता था 5th कमेटी के थ्रू। और जो लास्ट कमेटी थी 6, उसका काम क्या था, जो टैक्स का कलेक्शन था 1.1/10%, वो उसका रिकॉर्ड इसके अंदर मेंशन कर रहा था। तो कहने का मतलब है अशोका का जो इतना बड़ा एम्पायर था, अपने आप में बहुत बड़ा था, उसको मैनेज करना तो उसने ठीक उसी तरह से मैनेज किया है जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पर स्टेट के अंदर जैसे आप लोग देखते हो CM होते हैं, होम मिनिस्टर्स होते हैं, सारे मिनिस्टर्स।
अपने अपने स्टेट वाइज मैटर और इश्यूज को हैंडल करते हैं, ठीक उसी तरह अशोका ने भी एक कमेटी के थ्रू अपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे, अफेयर्स थे, उनको हैंडल किया और इतना बड़ा राज्य को उसने मेंटेन किया। ओके।